अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पूरे देश में छठ पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है, महापर्व मनाया जा रहा है, चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। इस माहौल में आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े स्टार। ये सिंगर हैं, एक्टर हैं, अभिनेता हैं और अभी अभी नेता भी बने हैं। प्लीज वेलकम दिनेश लाल यादव निरहुआ। और ये तालियां बजते रहे क्योंकि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में एक और स्टार को। ये भोजपुरी गायकी में, अवधी भाषा में गायकी में बहुत बड़ी स्टार हैं। हमारी आज की जज हैं, इन्हें लोग लोक रानी के नाम से जानते हैं। प्लीज वेलकम मालिनी अवस्थी। आज की कार्यवाही शुरू हो। आजकल देश में छठ पूजा का माहौल है, महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे मौके पर आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के बड़े सितारे दिनेश लाल यादव, जिन्हें आप निरहुआ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आपकी अदालत में आकर के और पूरे देश की जो जनता है, जो इतना आशीर्वाद दिए एक किसान के बच्चे को, उनको मैं धन्यवाद दे सकूं। आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज मुकदमा। पहला इल्जाम दिनेश लाल यादव निरहुआ पर। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर आरोप है कि ये बहुत शरारती हैं। दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी, आपके बचपन की कथाएं मैंने सुनी हैं। सिंगर बनने का शौक था और शौक ऐसा था कि भैंस के ऊपर बैठ के कई कई घंटे गाते रहते थे। सच है सर। आपने जो कहा कि मैं भैंस के पीठ पे बैठ के बहुत देर तक गाना गाता था, दरअसल बचपन से मुझे घोड़ा पे बैठना था। क्योंकि पता नहीं क्यों बचपन से ही लगता था कि मैं राजा हूं, पर घर में घोड़ा ही नहीं है, मैं कैसा राजा हूं? ये कौन से राजघराने में पैदा हो गया जहां घोड़ा ही नहीं है? तो लगता था कि चलो ठीक है, घोड़ा नहीं है, कम से कम भैंस है। तो वही चराने का काम हमको मिला भी था। गाय भी थी, गाय और भैंस चराते थे। तो गाय पे तो नहीं बैठते थे, पर भैंस के ऊपर बैठ के, और चूंकि सिवान में तान लगाने का मजा एक अलग ही है, तो मैं गाता था कई घंटों, मतलब भैंस की पीठ पे बैठ के। लेकिन पिताजी चाहते थे कि पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, अफसर बन जाएं। हाँ, मतलब मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि जो बैंक में कैशियर होता है, सब पैसा उसी के पास है। तो वो हमसे कहते थे कि तू पढ़ बढ़िया से और बैंक में कैशियर बन जा। तो पढ़ाई तो हम कर रहे थे, पिताजी के साथ में ही रह के कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। और पिटाई भी होती थी? बहुत पिटाई होती थी सर, फिल्मों के चक्कर में, क्योंकि मैं करिश्मा कपूर का बहुत बड़ा फैन हूं। उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी जो फर्स्ट शो में ना देखूं। जब भी रिलीज होती थी मैं स्कूल से भाग के, एक बार तो मैं आर्मी के कैंप से भी भाग के देखा था, क्योंकि मैं एनसीसी कर रहा था और हमारा कैंप गया हुआ था एक जगह पे, और पता चला कि आज करिश्मा कपूर की फिल्म रिलीज हो रही है। शुक्रवार का दिन था। मैंने कहा ये तो जीवन का एक रिकॉर्ड ही टूट जाएगा अगर मैंने नहीं देखा तो मैं वहाँ से भी भाग के उनकी फिल्म देखता था। और दीवानगी ऐसी थी कि
घर के दीवार के सभी तरफ उनका फोटो चिपका के रखता था। अब पिताजी जब भगवान की पूजा करते थे तो थोड़ा धुआं उधर भी जाता था। तो वो बहुत डांटते थे कि अरे यार तुम क्या ये सब लगा के रखे हो, अब इन लोगों को भी मैं अगरबत्ती दिखाऊं? तो मैं पिताजी को कहता था उनको भी दिखा दीजिए, देवी समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो पिटाई पड़ती थी सर। तो आज भी याद है वो पिटाई? सर अब तो आलम यह है कि मैं जब सो जाता हूं तो सपने में आके मारते हैं मुझे। और मुझे लगता है कि मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। लेकिन आपने शरारतें करना छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं ना सर, बंदर कितना भी बुढ़ा जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। दिनेश लाल यादव नाम तो समझ आता है, कि निरहुआ क्या है? वो ऐसा था सर ना कि मैं स्ट्रगल कर रहा था गायकी में, और एक दो कैसेट मेरा आया था। एक तो था बुढ़वा में दम्बा। बुढ़वा में दम्बा? हाँ, मतलब बुढ़े आदमी में दम है। दम है। हाँ। क्योंकि अमिताभ बच्चन का फोटो लगा था उस पे। और अमित जी जो है नए नए जो आ रहे थे स्टार, उनको भी पूरा एकदम पछाड़ रहे थे। तो बुढ़वा में दम बा ये कैसेट आया था। उसके बाद एक और कैसेट आया, मलाई खाए बुढ़वा। और खूब लोगों ने पसंद किया। बरसात के बाद एक कार्यक्रम था मेरा बिहार में, और हम लोग बिहार में कार्यक्रम में जा रहे थे तो देखे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, किसी मेला में फंस के लगता हम पहुंच नहीं पाएंगे। और उधर जो पब्लिक थी वो बुलाने लगी, तो हम बोले अरे भैया इधर मत बुलाओ, हमारा कार्यक्रम हमको जाने दो। बोले नहीं, यही आपका कार्यक्रम है, ये मेला नहीं है, ये लोग आपको देखने आए हैं। और सब लोग चिल्ला रहे निरहुआ सटल रहे। और जिधर जाए सर उस दिन के बाद सब निरहुआ निरहुआ करने लगे। अब मेरे को भी बड़ा अटपटा लगता था कि मेरा नाम दिनेश लाल यादव है, मुझे निरहुआ क्यों बोल रहे हैं। लेकिन एक फिल्म कर रहा था, उसमें एक हीरोइन थी स्वाति बाजपेयी। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये लोग आपको निरहुआ नाम से ही बुला रहे हैं तो आप चिढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि लोग अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते हैं, और आपकी पहचान बन गई, लोगों ने दे दिया नाम निरहुआ, आप इसको ले लीजिए। और उसी दिन से मैंने भी अपने आप को निरहुआ रखा। लेकिन ये निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर निरहुआ का मतलब होता है सिंदूर। उस गाने में ऐसा फिल्माया गया था, बताया गया था कि दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। गा के सुना दे। अरे दुलही रहे बीमार, अरे दुलही रहे बीमार, निरहुआ 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 सटल रहे। मंगर चाहे सोमार जाके डटल रहे, संगी साथी यार सबसे कटल रहे, मेहर के सेवा में खाली जुटल रहे। तो मुझे लगता है ये एल्बम हिट भी इसीलिए हुआ सर कि हर औरत को ऐसा ही पति चाहिए, जो दोस्त यार के साथ में पार्टी ना करे, अपने पत्नी का ख्याल रखे, अपने पत्नी की सेवा करे। अगर वो बीमार है तो उसका ख्याल रखे। और शायद इसीलिए जो माताएं बहनें हैं उनके बीच में मैं बहुत फेमस हो गया, और उन लोगों ने निरहुआ नाम दे दिया सर। आप निरहुआ के नाम से फेमस हुए, एल्बम चली, लोगों ने देखा, लेकिन गाजीपुर से बॉम्बे, वो बड़ा खतरनाक टाइम था सर। गाजीपुर मेरा जिला है, और गाजीपुर में ही एक शो था, और शो में लोग कोई भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो पहले देवी गीत गाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं। और मैं जैसे ही वो वंदना शुरू करता था, वो पब्लिक में से एक आदमी आया और बोला बंद करो, निरहुआ सटल रहेगा। हम बोले ठीक है भैया, वो तो रात भर गाएंगे, पहले माँ की वंदना कर लेने दो। बोला ना, नहीं करने देंगे।
हम बोले भैया अगर हम वंदना नहीं करेंगे तो आगे नहीं गाएंगे हम। अब वो एकदम जिद पे अड़ गया, कॉलर पकड़ लिया मेरा, कॉलर पकड़ लिया तो मैं भी अहिर का बेटा हूं, अंदर से अहिर जाग गया, उठा के पटक दिया उसको वहीं। स्टेज पे उठा के पटक दिया। और हम लोग ना सर गाते थे, बिरहा गाते थे, तो हाथ में हमारे लोहे का करताल होता था, बजाते थे। करताल लिए और बोले यही खेला खत्म कर दूंगा यही। और उसके बाद फिर वो प्रोग्राम बंद हो गया, मैं घर आ गया। हमारे बड़े भैया विजय लाल यादव जी जो मेरे गुरु हैं, वो घर पे आए बनारस से भाग के और बोले कि अरे तुम किसको कल मार दिया स्टेज पे। तो वो तो मुख्तार अंसारी का आदमी था। हाँ, सिर्फ आदमी नहीं था, वो शूटर था। तो उन्होंने कहा तुम सोचता नहीं है कुछ करने से पहले मर जाएगा, कोई मार देगा किसी दिन तुमको, इतना उतावला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गायक हो, कलाकार हो, कलाकार को शांत रहना चाहिए। तो हम बोले हम इससे ज्यादा शांत नहीं रह पाएंगे। अगर कोई मेरे ही देश में, मेरे ही जिला में, मेरे ही गांव में मुझे मेरी आस्था को पूरा करने के लिए रोकेगा तो मैं भी उसको ठोकेगा। भैया बोले कि तुम यहां रहने लायक नहीं है, चलो निकलो यहां से। तो हम बोले कहां जाएं? बोले जाओ मुंबई जाओ। फिर इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सब हो रहा था, सब छोड़ छाड़ के मैं भी मुंबई आ गया। और सपना तो था ही मुंबई आने का कि पहुंचना ही है मुंबई, अब मौका भी मिल रहा है। मुंबई आए, फिर वहाँ फाइट सीखे, डांस सीखे, सब सीख करके और फिल्मों में मौका मिला। और फिल्म भी आपने की निरहुआ रिक्शा वाला, कोई डॉन बन जाते। सही कह रहे हैं आप, उस दौरान डॉन का भी स्क्रिप्ट मुझे मिल रहा था। पर मैंने ये चुना कि मैं अभिनेता हूं नहीं, मैंने अभिनय का कोई बहुत कोर्स वोर्स किया नहीं है, तो मैं डॉन दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा पता नहीं, पर रिक्शे पे बैठूंगा तो रिक्शा वाला दिखूंगा। और लोगों को लगा कि ये रिक्शा वाला है। और वो जो फिल्म थी, उसी फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया सर। ये बात सही है कि जनता ने बहुत आपको प्यार दिया, आपकी इतनी सारी फिल्में हिट हुई, लेकिन मैंने तो ये भी सुना कि आज भी जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो शरारत करते हैं, किसी आदमी को आप पेड़ से बांध देते हैं। सर मजबूरी होती है, बांधना पड़ता है सर। मतलब हम शूटिंग कर रहे स्टेज पे उसको मारना भी मजबूरी थी, पटकना मजबूरी थी, और पेड़ से बांधना भी मजबूरी होती है। सर मुझे मौका दीजिए, मैं बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि जरूरी था उसको बांधना। अब हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और भीड़ बहुत रहती है, पर सब लोग शांति से देखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसमें कोई एक आदमी है जिसको तंग करना है, तो वो अचानक जो है ऐसे करने लगा, और जैसे आप लोग हंसे ऐसे ही पूरा पब्लिक हंसने लगी। अब हमारा डायलॉग खराब हो गया, हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। हम बोले क्या करें क्या करें क्या करें। तो हम बोले उसको बुलाओ, बुला के लाए। हम बोले एक्टिंग करोगे? बोला हाँ भैया, इसीलिए तो कब से मैं कर रहा था, आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो हम बोले आ जाओ आ जाओ, एक काम करो भैया, इनको पेड़ में बांधो, उधर आपका पेड़ में बंधने का सीन है और मैं इधर से सब फाइट करते हुए आऊंगा और आपको बचाऊंगा। उसको पेड़ में बांध दिया, फिर हम लोग आराम से शूटिंग किए, वो उधर ही बधा रहा। जनता में से एक दो सवाल ले सकते हैं। आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 को लेकर पवन सिंह और खेसारी लाल में होड़ मची हुई है और लड़ाई चल रही है। निरहुआ किसे नंबर 1 मानते हैं? मैंने दोनों भाइयों को ये बात बताया है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो निरहुआ के नाम से बुक है। 4 और 5 के लिए उनको लड़ना चाहिए। ये जितने भोजपुरी के स्टार हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन जी हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल का नाम इन्होंने लिया, आप हैं, तो सबसे ज्यादा शरारती कौन है? पवन सिंह।
पावर स्टार, वो सबसे शरारती है। उनकी शरारत को मैं अगर बताऊं सर, तो पता नहीं आप चलाएंगे कि नहीं, काट देंगे। बहुत शरारती है वो। मैं 19 में चुनाव लड़ रहा था और चुनाव के दौरान जिस दिन नामांकन था उस दिन हम लोगों ने तय किया कि पवन सिंह, खेसारी लाल और निरहुआ तीनों जाएंगे। और एक हेलीकॉप्टर बुक हुआ और मैं जाके बैठा, पवन जी आके बैठे। पवन जी बोले, का देखा तारा, चला। तो हम बोले, अरे वो आवत अरे खेसारी, ओकर का काम बा, पागल भइल बड़ा। बोले, अरे अपना भाई वो भी यार, आने दो, क्या दिक्कत है तुमका। देखा तारी ये आदत हमके ठीक ना लगेला, ना मन बतू। हम बोले, अरे यार चलने दो ना, क्या दिक्कत है तुमको, तीनों भाई जाएंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, तो तू ले चल के दिखावा। बोले, अरे यार क्या बात कर रहे हो। तब तक खेसारी जी आ गए और वो भी आके बैठे, भैया प्रणाम हुआ, सब बैठिए। उसके बाद पवन जी, हेलो। वो पायलट पीछे देखा, जी सर। अब हेलीकॉप्टर पावर स्टार उड़ाएगा। खेसारी जी बोल रहे हैं, ए भैया देखा देखा इनकर देखा, हम यही से हम कहते नहीं कि उनके लेके जाता था, हम ना जाए। रुको 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 रुको, तुम टेंशन मत लो, हम समझाते। अरे भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं, पवन जी शांत हो जाइए। अरे काहे डराता रे, हमरा उड़ावे आवेला। खेसारी बोले, भैया देखा हम कहता नहीं कि भैया इनके मना करा। हेलो पीछे आओ ना यार, इधर बैठो, अब पावर स्टार उड़ाएगा। वो भी घबरा गया, पायलट भी। अरे सर ये क्या कर रहे हैं, इनको बैठाओ ना। और तब तक खेसारी जी उतरे और बोले, भैया रायला हम ना जाए, प्रणाम। हम निकले और चले गए। उसके बाद बोलते हैं, हेलो चलो। तो उनके शरारत का जोड़ कोई नहीं दे सकता, बहुत शरारती हैं वो। और इसीलिए ना उनको बचपन में हनुमान कहते थे लोग, पवन सिंह को। आज भी उनकी शरारत वैसी ही है। और मैं सुना कि रवि किशन आप सब लोगों को ज्ञान देते हैं, बताते हैं किस प्रोड्यूसर को कैसे हैंडल करना है। एक्चुअल में हम लोग सबके गुरु वही हैं। वो जब भी मिलते हैं कहते हैं, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, हर हर महादेव, हर सरवा। कौन आया है फिल्म बनाने। बोले आया है भैया, और वो कह रहा है बहुत पैसा है, अब पूरा इंडस्ट्री को बदल देगा। अच्छा भेजो उसको, हम बदल देते हैं। और बताते हैं कि देखो क्या है बेटा, इसके पास माया ज्यादा हो गई है और ये माया से मुक्ति चाहता है, इसलिए इतनी दूर आया है। क्योंकि बताओ, जो आदमी भट्ठा चला रहा था उसको फिल्म बनाना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? नहीं तुम नहीं समझ रहे हो। अब बोले नहीं भैया समझ रहे। देखो क्या है बेटा, ये आएगा तो कुछ ईटा पत्थर जैसा ही फिल्म बनाएगा और हमारी इंडस्ट्री को खराब कर देगा। तो इसके पास जो माया है, वो माया ले लो और इसको माया से मुक्त करके भेज दो पहाड़ में। तो ज्ञान तो उन्हीं का रहता है। एक और सवाल हम पब्लिक से ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप अपना एक पसंदीदा हिंदी सॉन्ग हमें सुना दें तो। आपने गाने को कहा हिंदी फिल्म का, तो जो मैं बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाता था वही गा देता हूँ। और बिल्कुल वो आप ही की तरह सुंदर थी। और मैं जब भी उनको देखता था तो यही गाता था, तुझे देख के आहें भरता हूं, तुझे देख के आहें भरता हूं,
लव तुझे लव मैं करता हूं। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में निरहुआ पर इल्जामात और सवालात का एक और। दुनिया में कोई भी आपको अगर ये बोलना चाहे कि आप बिहारी हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इस बात के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। आप ये बोलना, जैसे मैं कहता हूं कहीं भी जाता हूं, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर। छठ पूजा का मौका है, देश में उत्साह का माहौल है। भोजपुरी फिल्मों के स्टार निरहुआ पर अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर आरोप है कि ये अश्लीलता फैलाते हैं। अब देखिए, आप कह रहे थे कि माहौल बदल रहा है, लेकिन भोजपुरी को पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग बोलते हैं, देखते हैं, लेकिन जब आपकी फिल्में देखते हैं तो उन्हें क्या सुनाई देता है? सैया, गोरी, खटिया, चोली, ब्लाउज। ये सबसे सही जगह है, ये वो मंच है जहां मैं ये बात बता सकता हूं, पूरी दुनिया को बता सकता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है भोजपुरी को बदनाम करने की, और उसके पीछे कारण भी है। हमारी फिल्में बनती है 1 करोड़ में, बाकी फिल्में बनती है 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ में। और जब थिएटर में हमारी फिल्में लगती है भोजपुरी की, और वहीं वो 100 करोड़ की फिल्म रिलीज हो रही है, और जब थिएटर वाले से कहा जाता है कि भैया हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, लगाओ, तो बोलता नहीं, निरहुआ की फिल्म लगी है, नहीं लगाएंगे। तो उनको लगता है कि ये कौन सी फिल्म बनाया है लोग, जिसके वजह से हमारी इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म वहां नहीं लग रही है। तो देखो उसको, तो देखते हैं तो उनको वाकई पता चलता है कि तो बड़ी बेमिसाल फिल्म बनाया है इन लोगों ने, बड़ी लाजवाब फिल्म बनाया है। तो इनको डिग्रेड कैसे किया जाए? तो डिग्रेड करने के लिए मीडिया में, हर इंटरव्यू में, हर प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी को अश्लील सिर्फ अश्लील बात करके, कह के, और उसको ऐसा जताया जाता है, जबकि आज ये पूरा देश तय करे, ये पूरी जनता करे, जज साहब तय करे, आप तय करें। जो आपने इल्जाम लगाया है कि हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। वो अश्लील नहीं है, वो अश्लील नहीं है। उनके गाने में क्या होता है? हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए, और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खे जाता रूक राजा जी, लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कह रही है कि लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है, और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे, हम तो भैया भोजपुरी में खाली हुक की बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो वो बताओ ना। अब आप भोजपुरी में क्या बात करते हैं उसके 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जी। वो भोजपुरी में है, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पिया की मुठभेड़ रात 1:30 बजे, जवानिया का मेल रात 1:30 बजे। कम से कम भोजपुरी में 1:30 बजे तक ही है ना। जो हम पे इल्जाम लगाते हैं वो क्या बनाते? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, प्यार करो मुझे प्यार करो। भोजपुरी में 1:30 बजे बोल दिया तो इतना प्रॉब्लम हो गई कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ दिया गया। आई सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह। तो हम अश्लील हैं कि ये लोग अश्लील हैं?
लेकिन ये तो भोजपुरी में कहते हैं ना, पलंग पे आ जा चाहे तो नीचे तकिया लगा ले। अब देखिए, आज ये सही मंच मिला है मुझे। मैं पूरे दुनिया में जितने भोजपुरी भाषा बोलने वाले समझने वाले लोग हैं, आज उनके तरफ से मैं जवाब दूंगा। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं, ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। अब पूरी ये जनता की अदालत, जज साहब, आप और पूरा देश दुनिया तय करे कि हम अगर खाट पे बुलाए हैं तो हम अश्लील हैं कि ये जो छत पे कांड हुआ है ये लोग अश्लील हैं। लेकिन आप सिर्फ खाट पर बुला नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं? सैया छोड़ दो, तू खटिया तोड़ देगा रे। देखिए, हम जो कह रहे हैं वो लोग भी वही कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे। आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं। नहीं जज साहब, हम ज्यादा कह रहे हैं या बाकी लोग ज्यादा कह रहे हैं, इससे तय कर लीजिए। देखिए, आप लोग किसी भोजपुरी फिल्म में जब तक हीरोइन का धक धक नहीं दिखाएं तब तक पिक्चर पूरी नहीं होती, और कई बार दिखाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया सर, कहां से पूछ रहे हैं, मैं समझ गया सर। हमारे गाने में आया है कि छुवेला त छुवते धड़क जाले छतिया। भाई, भोजपुरी में तो यही कह रहे हैं कि पहली बार अगर किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को टच किया तो धक से उसका धड़कन धक से कर दिया, तो ये अश्लील हो गया। और वो लोग जब कहते हैं कि सैया ने देखा मुझे ऐसे, कौन अश्लील है ये आज तय होगा इस अदालत में। अश्लील कौन है, हम हैं कि ये है? बाकी जो बना रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई सैया अगर टच किए तो हमको धक से हो गया कि अरे टच कर दिए, तो ये तो अश्लील कहां से लग रहा है भाई? अश्लील तो ये है कि सैया ने देखा मुझे ऐसे में। मुझे लगता है कि आप लोग आज जान जाओगे कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़कर ये लोग क्यों बदनाम करना चाहते हैं। अरे भाई, ये तो आप हीरोइन से कहते हैं अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखा दे। नाम सिंदूर और चखेंगे लिपस्टिक। बात तो वही है सर, मैं कितना सफाई दूं, और जितना आप सफाई मांगेंगे मैं उतना सफाई दूंगा, और बाकी लोग लपटाते जाएंगे। क्योंकि अगर वो कह रहा है तो सिर्फ इतना कह रहा है ना कि मुझे चखने दो ये लिपस्टिक का टेस्ट कौन सा है, मतलब ये कौन सा फ्लेवर है। वो तो ये जानना चाहता है कि कौन सा, आम वाला है कि लीची वाला है। और वो लोग जो बना रहे हैं सीधे जवानी का रस पी गया, वो पूरा जवानी पी जा रहे हैं, तो अश्लील नहीं है। हम खाली वो फ्लेवर के चक्कर में अश्लील हो गए। आपकी बात ठीक है, वहां भी होता है जेरा धक धक करने लगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने भोजपुरी फिल्मों से सीखा है। तो देखिए, यही होता है ना कि ये कितना बड़ा झूठ है। पहले हिंदी फिल्में बनती थी कि भोजपुरी बनती थी? हिंदी फिल्मों को देख के, हिंदी हीरो लोगों को देख के तो हम लोग हीरो बने हैं। हम लोग गोविंदा जी को देखे, हम लोग अक्षय कुमार जी को देखे, तो उन लोगों को देख के तो हम लोग आए। अब देखिए सर, आप मुझे बताइए, आपकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें एक सुहागरात का सीन ना हो? बेडरूम, पलंग, रजाई, ये सब परमानेंट है। एक फिल्म थी, आप लोगों ने देखा होगा, राजा हिंदुस्तानी। उसमें हीरोइन का बाप कहता है कि राजा तुम्हारी शादी हो गई है? तो बोलता नहीं साहब, अभी तक जो चाहा वो मिली नहीं।
बोला तुम लोग भी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, जैसे लगता है कोई राजकुमारी आने वाली है। तो बोलता आएगी साहब, हमारे भी सपनों की राजकुमारी आएगी। हम देखे तो हमको लगा हमारे भी सपने की राजकुमारी आएगी, और फिर हम सर निरहुआ हिंदुस्तानी बनाए और निरहुआ चल दिया अपने सपने की रानी खोजने मुंबई। मुंबई आने के बाद सपने की रानी मिल भी गई। सपने की रानी को लेकर के गांव आया, और गांव का कल्चर, भोजपुरी का कल्चर ऐसा था कि वो जो बिगड़ी हुई लड़की थी वो सुधर गई। उसका बाप भी आके नहीं उसको पहचान पा रहा है कि ये मेरी ही बेटी है जिसको हम जिंदगी में नहीं सुधार पाए, आप लोग कैसे सुधार दिए। तो हमने कहा कि भोजपुरी का रंग होबे ऐसन करेला कि कौनो रंग पे चढ़ जाला। उस फिल्म में बड़ा सपना कैसे देखा जाता है ये बताया गया कि एक गांव का लड़का, एक गरीब का लड़का कैसे ये सोच सकता है कि जब तक सपने की रानी मिलेगी नहीं तब तक शादी नहीं करूंगा। बड़ा सोचना, बड़ा सपना देखना वो फिल्म बताती है। उसके बाद उसमें अध्यात्म भी है कि राह में निकल चला ये राही मंजिल जाने कहां भेटाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ ना मिल पाई। समय से पहले भाग से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आप अपना कर्म करते रहो, जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल जाएगी। निरहुआ जी, आपने बड़ी कोशिश की है फिल्मों में वल्गैरिटी को डिफेंड करने की, लेकिन सच बात यह है कि भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता तो है, और अब आप एक जिम्मेदार पोजीशन में हैं, राजनीति में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इसमें शालीनता लाने की कोशिश करें। अभी सर ने एक इल्ज़ाम लगाया था वल्गैरिटी का, आपने बॉलीवुड की तरफ इशारा किया। आजकल एक छोटा छोटा बच्चा भी सोशल मीडिया पे है, वो ऐसे वर्डिक्स और ऐसे सॉन्ग सुनता है, तो उसका माइंडसेट किधर जाता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी को गलत नहीं बताया कि वो गलत है। हमने कहा कि इंटरटेनमेंट के लिए जो फिल्में बनती है वो चाहे किसी इंडस्ट्री में हो, वो ऐसे बनती हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको देखना क्या है, अपने बच्चों को दिखाना क्या है। पवन सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं 500 देवी गीत गाया हूं, भजन गाया हूं, उसको क्यों नहीं सुनते आप, लॉलीपॉप क्यों सुनते हैं? जहां जाते हैं हम लोग, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं तो वहां बजने लगता है कमरिया हा हा, कमरिया हा हा, कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है उपलब्ध, चूज आपको करना है कि आपको क्या चाहिए। मैं जानती हूँ बिहार में कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, या इवन छठ पूजा, ये सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल एज बिहारी मुझे ये एक्सप्लेन करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिहार में रिस्पेक्ट से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने किया है प्रमोट, और मैं आज आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई भी आपको अगर ये बोलना चाहे कि आप बिहारी हो, आप भोजपुरी बोलती हो, तो इस बात के लिए कभी शर्मिंदा मत होना। आप ये बोलना कि आपको देखना है, माई जाके देखो, बनाया है मैंने, आपको देखना है, अभी फसल आई है। अगर वो हिंदी में होती तो उसको नेशनल अवार्ड मिलता। उसमें एक गाना था मरून कलर सड़िया, पूरे पृथ्वी पे ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा होगा। तो उनको बताइए कि ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के साजिश करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन उनको गर्व से कहिए, जैसे मैं कहता हूं कहीं भी जाता हूं, चाहे रहिया बॉम्बे दिल्ली, चाहे रहिया मसूरी में, लिखिया पढ़िया कौनो भाषा, बतिया भोजपुरी में। यहां एक और ब्रेक के रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में निरहुआ पर इल्जामात और सवालात का एक और उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। निरहुआ से अफेयर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा साथी मिल जाए तो शादी करने का मतलब तो गंगा नहाना हो गया। वेलकम बैक। आजकल छठ का त्योहार मनाया जा रहा है, पूरे पूर्वांचल में जबरदस्त जोश है, उत्साह है। इसी मौके पर आज हमारे मेहमान हैं निरहुआ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।
आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर इल्जाम है कि ये दिल फेंक आशिक हैं। देखिए, आपने यही प्रूव कर दिया कि आप कितने दिल फेंक हैं। गांव में लड़की के लिए भी गाना गाते थे, घर की दीवारों पर करिश्मा के पोस्टर लगाते थे, और जब आप फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे तो भी आपकी रेपुटेशन यही बनी। तो मुझे लगता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। भैया, ये जीवन मिला है, बाद में फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो हमको ऊपर जाके ये नहीं चाहिए कि भगवान कहें कि भैया तुमको सब कुछ दिया था तो तुम ऐसे ही कहाँ आ गए। तो इसलिए हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। मैं भी मौका नहीं छोड़ूंगा। आपसे पूछ लेता हूं, आम्रपाली से आपका क्या चक्कर है? अच्छा, ये ना जो हमारे दर्शक हैं ये चक्कर यही बनाते हैं। तो जब मैं पहले पाखी जी के साथ फिल्में करता था और कहीं स्टेज पे जाता था तो ऑडियंस बोलती थी, ए भैया तनी भौजी के बुलावा, भौजी के बुलावा। तो वो बोलती थी, अरे ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम बोले, आपको पता है ना, बोलने दो, अगर वही बोल के खुश हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और जब अब आम्रपाली जी के साथ फिल्में बनने लगी और जब मैं आजमगढ़ में जाता हूँ, अब मैं चुनाव प्रचार में हूँ और जनता बोलती है, दिनेश लाल यादव जिंदाबाद, आम्रपाली भौजी जिंदाबाद। तो मैं बोलता हूँ, अरे यार क्यों किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप लोग। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, इतनी खूबसूरत हीरोइन है, वो शादी करेंगी तो किसी मतलब ऐसे व्यक्ति से करेंगी जो उनको पसंद आएगा। आप लोग जबरी उनको क्यों भौजी बना रहे हो? लेकिन सर क्या करें, मतलब जिसके साथ फिल्म करते हैं। पूछा गया कि निरहुआ से आपकी क्या दोस्ती है, क्या रिलेशन है, क्या आपकी शादी हो गई है? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन लीजिए। निरहुआ से अफेयर, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? फिर उन्होंने कहा कि इतना अच्छा साथी मिल जाए तो शादी करने का मतलब तो गंगा नहाना हो गया। सर ये आज हम लोग अदालत में बैठे हैं, जज साहब भी हैं, आप लोग कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि एक बीबी और 2 बच्चा रहते हुए मैं एक और शादी कर सकूं तो मैं भी कर लूंगा। हर थोड़े दिन में इंस्टाग्राम पर आपकी शादी की तस्वीरें पोस्ट की जाती हैं। कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को सबूत के तौर पे, और ये कहकर ही आप लोगों के अंदर ये भावना भरते हैं कि भौजी कौन है। हर थोड़े दिन में ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो रही है आम्रपाली से। अब हर फिल्म में शादी होती है, क्या करें। और इस बात से ना मेरी माँ भी बहुत नाराज रहती है। जब मैं गांव जाता हूं तो पहले बुलाते, इधर आ, तो मतलब बोलो ना, सुन रहे हैं, नहीं इधर आ। तो नजदीक बुला लेगी और पहले पकड़ लेती है कि भागने ना पाए, और बोलती है, एक बात बताओ, जब उससे शादी तुम्हारा एक बार हो गया तो अगला फिल्म में फिर क्यों उसी के लिए लड़ाई करता है? कभी इधर से खून निकलेगा, कभी इधर से गोली लग जाती है, कुछ हो जाता है। तुमको बचपन से पाल पोस के कितना तकलीफ से हम बड़ा किए, तुमको पता है? बोलते, अरे माई नकली है वो सब। बोलते, अरे नकली है तो एक बार सही है ना, तुम बार बार काहे करता है? तो हम बोले, अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे, अगला फिल्म में हम बोलेंगे कि शादी मत रखो, बाकी सब रखते हैं। लेकिन ये तो सही है कि हर फिल्म में शादी होती है, ये तस्वीरें उस शादी की हो सकती हैं, लेकिन आप अयोध्या जाएं, रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो आपके साथ वही हो। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई फिल्म हम कर रहे हैं जिस हीरोइन के साथ, या किसी शो में गए हैं किसी हीरोइन के साथ, और वहाँ कोई धार्मिक स्थल है और हम जा रहे हैं और हीरोइन भी करें कि अगर आप जा रहे हैं तो मैं भी दर्शन कर लूँ,
तो मैं क्यों कहूँगा कि रामलला का मैं अकेले दर्शन करूँगा, आपको नहीं लेके जाऊँगा। तो साथ में जाते हैं फिल्म के दौरान, तो ऐसा देखने में लगता है कि हर जगह साथ में जा रहे हैं। इतने इनोसेंट भी नहीं हैं आप। मैंने एक इंसिडेंट के बारे में जानकारी हासिल की है। राम भद्राचार्य जो बड़े सन्यासी हैं, साधु हैं, उनको मिलने गए और उन्होंने आम्रपाली को देखकर आपसे पूछा कि आपकी बहन है क्या, और आपने कहा कि ये तो अब अर्धांगिनी बन चुकी है। बताता हूँ, उसके पीछे कारण है। हम गए बाबा का दर्शन करने और बाबा मेरे जाते ही कह रहे, अरे निरहुआ सटल रहे, आओ 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 आओ। हम गए, पैर छुए, प्रणाम किए, बाबा हमसे मजा लेने लगे। बोले ये तुम्हारी बहन है? तो हम भी बाबा से मजा ले लिए कि नहीं, ये हमारी अर्धांगिनी है। अगर मतलब वो हम लोग के गुरु हैं और वो सब कुछ देखते हैं। वो तो यहाँ तक उन्होंने कहा है कि उन्होंने भगवान राम को भी देखा है। तो जब आप इतना देखें तो ये 35 फिल्म में मेरी मतलब बीवी बनी है, वो देख ही नहीं रहे हैं, और एक भी फिल्म में बहन नहीं बनी है और बोल रहे हैं कि बहन है। जज साहिबा कुछ कहना चाहती हैं आपसे? आदेश। अब जब गीत संगीत की फरमाइश चल निकली है तो मेरा अनुरोध आपसे है कि जिस गीत से आपकी पहचान बनी वो तो आपने पेश किया, लेकिन सुर संग्राम के दौरान मैंने देखे हैं आपके कितने लोकप्रिय गीतों को कॉन्टेस्टेंट्स आकर गाते थे। कुछ ऐसा पारंपरिक खाँटी लोकगीत सुनाए। एक गीत उस समय मैंने गाया था कि इलाहाबाद से मैं हमार पतोह कैले बा, अजब से आइल बाई घरवा में कोह कैले बा। तो उसका जवाब भी था कि एही तरह पेच हमार धैले रहलू तू, उहे करे ले पतोहिया जवन कैले रहलू तू। तो ये तो उस समय था। अभी जब मैं गांव में जाता हूं और लोगों से मिलता हूं, माताओं बहनों से मिलता हूं, तो जो लोग पहले ये बोलते थे कि पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, मतलब वो आई है तो बड़ा तंग कर रही है, खाना नहीं बना रही, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, पढ़ी लिखी पतोह से मतलब चिढ़ती थी सास। आज वही लोग उनका सुर बदल गया है जब से महिला आरक्षण बिल आया है। तो अब वो लोग क्या कह रही हैं कि बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, बेटा के जैसे पतोहियों के पढ़ावल जाई हो, अब तो लोकसभा पतोहियों के लड़ावल जाई हो। क्वेश्चन तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट है हमारी जज साहिबा से, मालिनी अवस्थी जी से। जैसे कि हम सब जानते हैं उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, छठ पूजा का अवसर भी है, तो अगर आप हमारे लिए कुछ गाएंगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। वाह। अब मान लीजिए जनता की डिमांड है, जनता तो सबसे ऊपर है। छठ का गीत विनम्रता पूर्वक आपकी फरमाइश आई है, मैं ज़रूर गाऊंगी छठी मैया को प्रणाम करते हुए। लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ सबके यहाँ छठ माँ का पर्याय श्रद्धेया शारदा जी नहीं रही। मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले। सुने। हरि का चही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। हरि का चही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अरे होई ना बलम जी का गरिया, अरे होई ना बलम जी का गरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। तू हरी जे बानी छठी मैया, अरे तू हरी जे पानी छठी मैया, बहंगी उन पाके जाए, बहंगी घाटे
पहुँचाए, बहंगी लचकत जाए। मुझे लगता है इतना सुंदर गीत सुनने के बाद अच्छा तो ये यहाँ एक ब्रेक ले लिया जाए। वाह! और एक ब्रेक के बाद आपकी अदालत में निरहुआ पर इल्जाम और सवालात का एक और। हिंदुस्तान के जितने भी दिग्गज सेलिब्रिटी होंगे, नेता होंगे, वो सभी लोग यहाँ बैठ चुके होंगे और सर ने मुझे ये सौभाग्य दे दिया। अब मैं क्या करूँ, इससे बड़ा और मेरे लिए कुछ नहीं। छठ पूजा के अवसर पर आपकी अदालत में हमारे मेहमान हैं पूर्वांचल के बड़े स्टार, भोजपुरी फिल्मों के सितारे निरहुआ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर इल्जाम है कि ये राजनीति के लिए फिट नहीं हैं। देखिए, जब आप राजनीति में जा रहे थे तो अमिताभ बच्चन ने आपको समझाया था। वो राजनीति में आके अपना अनुभव देख चुके थे। उन्होंने कहा था इस रास्ते पर मत जाइए, लेकिन आप नहीं माने। बात तो सही है सर, पर मुझे लगता है कि सर ने जब मुझे कहा था तो इस बात को सोच के उन्होंने कहा होगा कि जो एक सेलिब्रिटी होता है वो बहुत ज़्यादा आराम उसको मिलता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब सुकून से रहता है। और पॉलिटिक्स में आप गए हैं तो आपको ज़मीन पे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाके काम करना पड़ेगा, तो शायद इसलिए उन्होंने मना किया था। लेकिन मेरा अनुभव अलग ही है सर। मुझे लगता है कि राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर कोई फिट है तो वो मैं हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले हर भाषा में हैं, हर जाति में हैं, हर धर्म में हैं। तो ऐसा ही तो पॉलिटिशियन चाहिए जिसको सब लोग प्यार करें। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मोदी जी को सपोर्ट करता हूं कि वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी भाषा क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी पार्टी क्या है, आपने उनको वोट दिया है कि नहीं दिया है, वो ये नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आप लाभार्थी हो तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको मकान चाहिए तो मिलेगा, अगर आपको राशन चाहिए तो मिलेगा, आपको आयुष्मान कार्ड चाहिए तो मिलेगा, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और भारत के लिए वो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी लाभ मिलेगा। और इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में हूं सर, क्योंकि मोदी जी से तो आप अब मिले हैं, उनके एडमायरर अब बने हैं। जब पाकिस्तान ने एक हमला कर दिया था हिंदुस्तान पे, तो वो देख के मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने एक गाना बनाया कि अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी, अब ना छोड़िया पाकिस्तान के सबक सिखा दा मोदी जी। सूतल जब ले शेर रहे तब तक गीदड़ ललकारे, लाखों गीदड़ भागे ले जब शेर झपट्टा मारे। तो पाकिस्तान के अब वो करे औकात बता दा मोदी जी। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो मुझे लगा कि वाह, मतलब हम जो गा रहे हैं वो आवाज पहुंच रही है। आपके वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें आप लोगों से कह रहे हैं साइकिल को वोट दो। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उस समय उन्होंने एक नियम लाया था कि सिर्फ टोपी और बेल्ट ही शहीद का उसके घर पे नहीं जाएगा, उसका पार्थिव शरीर भी जाएगा और साथ में एक धनराशि भी जाएगी। तो मैं उनका फैन हो गया, मैं मानने लगा कि वाह, नेताजी ने ये कितना बड़ा काम कर दिया, मैं उनका एकदम फैन हो गया। उसके बाद जब अखिलेश यादव भैया आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी माफिया को टिकट नहीं दूंगा, तो मैं भी उनका प्रचार किया कि बस यही तो चाहिए था, ऐसा ही लीडर चाहिए था जो ये कहे कि मैं किसी माफिया को नहीं दूंगा टिकट। लेकिन हार गए तो फिर माफिया लोगों के साथ में हो गए। तब मुझे लगा कि अब तो बुलडोजर बाबा को आना ही चाहिए।
बुलडोजर के सीन तो मैंने आपकी फिल्मों में भी देखे हैं, लेकिन अब आपने बुलडोजर पर गाना लिखा है। हाँ, मैंने कहा ना कि मैं उस दिन फैन हुआ था अखिलेश भैया का, जब उन्होंने कहा था कि माफिया को टिकट नहीं दूंगा। लेकिन फिर जब वो देखे कि धड़ल्ले से सब माफिया लोगों को बढ़ावा देने लगे, सबको आगे बढ़ाने लगे, तो हम बोले अब तो बुलडोजर बाबा को लाना पड़ेगा और हमको गाना पड़ेगा। और फिर हमने गाया, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। आपका एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था, योगी तो आएंगे, योगी जी तो आ गए हैं, तो एक बार आप अगर गाना गा देते तो मजा आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। जनता है वो आपको पसंद करती है, एक फिल्म स्टार के तौर पे, एक भोजपुरी स्टार के तौर पे, सिंगर के तौर पे। वो काम छोड़ के अपना टाइम राजनीति में लगा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कैसा करता हूं आप लोगों को भी मैं बताता हूं। मैं आजमगढ़ में शूटिंग करता हूं, और शूटिंग के दौरान जहां शूटिंग चल रही है वहीं कंप्यूटर लग जाता है, वहीं ऑफिस लग जाता है, और किसी का कोई काम है वहीं लेटर टाइप होता है, तुरंत मोदी जी को भेजना है तो मोदी जी को, योगी जी को भेजना है तो योगी जी, जहां जो काम है वहीं से हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दिए हैं या जनता का काम छोड़ दिए हैं, उनका भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं। अब चूंकि देखिए, जिस विचारधारा को हम सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, अगर हमको लगता है कि सपने नहीं सच में हकीकत बुनते हैं, इसीलिए तो सब मोदी को चुनते हैं, तो जो हर हिंदुस्तानी का सपना है कि मेरा देश विकसित राष्ट्र बने, और ये सपना पूरा करने के लिए अगर मोदी जी दिन रात एक कर दिए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ समय अगर हम लोगों को भी उसमें देना पड़े तो देना चाहिए, और हम जरूर देंगे। उनका मुझे दो सवाल ले सकते हैं। आप एक्टर के साथ साथ पॉलिटिशियंस भी हैं, और आजमगढ़ से चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार कुछ कमी रह गई थी, अगली बार के लिए क्या तैयारी है आपकी, ताकि ये जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए? यही तैयारी है, देखिए हम आपकी अदालत में आके बैठ गए हैं, इससे बड़ी तैयारी और क्या होगी। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी दिग्गज सेलिब्रिटी होंगे, नेता होंगे, वो सभी लोग यहाँ बैठ चुके होंगे, और सर ने मुझे ये सौभाग्य दे दिया, अब मैं क्या करूं, इससे बड़ा और मेरे लिए कुछ नहीं है। और इस नोट पर हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज मालिनी अवस्थी का फैसला आज के इस मुकदमे। वेलकम बैक। छठ के पर्व के मौके पर आज के इस स्पेशल शो में हमने सवाल पूछे फिल्म स्टार निरहुआ से, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, भोजपुरी फिल्मों के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, और उनकी दिल फेंक होने की आदत के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में हमारी आज की जज जानी मानी गायिका मालिनी अवस्थी के फैसले का। दिनेश लाल निरहुआ जी ने आज बहुत ही आक्रामक आरोपों का सामना किया है, और अदालत ने इस बात को महसूस किया कि उन्होंने बहुत साफगोई से सारे सवालों का जवाब दिया, किसी बात से इनकार नहीं किया, भले ही सवाल कितने भी असहज हों। कहीं ना कहीं दिनेश लाल निरहुआ जी की कहानी भारत के एक गांव के लड़के के सपना देखने और उसको पूरा करने के संघर्ष की कहानी है। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि आपको इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि आप एक एंटरटेनर हैं, आप एक कलाकार हैं, और आप फिल्में बनाते हैं या गाते हैं विशुद्ध मनोरंजन के लिए। द्व्यर्थी डायलॉग्स और अश्लीलता के पक्ष पर आपने बहुत बेबाकी से अपना पक्ष रखा है, और आपने कहीं ना कहीं दर्शकों श्रोताओं के भी एक दोहरे रवैये के बारे में बहुत अच्छे से टिप्पणी की है,
और मैं उस पर अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगी कि सिर्फ हिंदी फिल्मों नहीं बल्कि आजकल के रैप के भी यदि आप शब्द सुन लें तो उसका यदि हिंदी अनुवाद करें तो घर में सुनने योग्य नहीं है। फिर भी अदालत ये कहना चाहती है कि कलाकार को ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मनोरंजन के साथ साथ गायक हो या कलाकार या एक्टर, उसका समाज के प्रति भी एक दायित्व है, और विशेष रूप से तब ज़्यादा जब वो बहुत लोकप्रिय कलाकार हो। अदालत ये अपेक्षा करती है कि दिनेश लाल निरहुआ जी इसी प्रकार शुद्ध मनोरंजन करते रहेंगे। राजनीति में जय पराजय जीवन का एक अंग है, लेकिन अपने क्षेत्र की सेवा करते रहें। ये अदालत सभी आरोपों से आपको मुक्त करती है।